हाँ नई बुक के हिसाब से मैंने स्कैनिंग भी वही करवाई है। आज सिर्फ हम कॉन्सेप्ट करेंगे, होमवर्क कुछ नहीं होगा। आप अपना मटेरियल कॉस्टिंग पूरा कर लेना, रिवाइज कर लेना कल टेस्ट के लिए। आज जस्ट आपको सुनना है और समझना है। नया चैप्टर 12 से 1 में क्या करना है फिर? 12 से 1 में ये करोगे ना? 12 से 1 में होगा वो तो। अभी प्रिंट भी नहीं हुए, नोट्स प्रिंट होंगे, साथ में नोटिंग वगैरह भी करोगे कुछ। चलो बस बातें बंद, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉस्ट बुक कीपिंग। सिंपल सा चैप्टर है बिल्कुल। एक ही चैप्टर से 2 चैप्टर निकलेंगे, एक कॉस्ट बुक कीपिंग, एक रिकंसिलेशन। मॉड्यूल में एक ही चैप्टर बना रखा है, आशीष काला की बुक में 2 चैप्टर्स बना रखे हैं। बिल्कुल आसान चैप्टर है। हमने जो कॉस्ट शीट की थी सेम उसी को आपको जर्नल की फॉर्म में करना है, लेजर्स की फॉर्म में करना है। और कॉस्ट शीट में तो फिर भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गए थे, यहाँ पे बेसिक कॉस्ट शीट बनेगी, जो सबसे बेसिक फॉर्मेट था कॉस्ट शीट का वही यूज होना है। तो एक बार कॉस्ट शीट को रिवाइज करते हैं और फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट शीट जब हम बनाते हैं, आपकी स्टेटमेंट की आपके पास जो कॉस्ट लगी है उसे अलग अलग हेड में बांट के फिर हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। बताना कैसे बनती है कॉस्ट शीट। सबसे पहले आता है आपका डायरेक्ट मटेरियल, एक एक करके हर पॉइंट को मैं थोड़ा सा जो है डिस्क्राइब कर देता हूँ, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं, ताकि एक बार कॉस्ट शीट की रिवीजन हो जाए। ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया है प्रॉपर्ली उनके लिए भी एक बार ओवरव्यू बन जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको कॉस्ट शीट पूरा आना चाहिए, आप ये प्रोसेस समझ लेना, आपके लिए काफी हो जाएगा और चैप्टर आराम से हो जाएगा। बेसिक चैप्टर है, कॉस्ट शीट के कॉम्प्लिकेटेड वाले पार्ट्स यहाँ पे नहीं है। इवन अगर ये अच्छे से कर लोगे ना तो कॉस्ट शीट आपका आधा पड़ता कुछ तो हो जाएगा, ताकि प्रैक्टिस करने के बाद वो भी हो जाए। तो सबसे पहले है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मतलब आपने कितना मटेरियल कंज्यूम किया है, आपका रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए। ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक, साल के शुरुआत में कुछ माल पड़ा था, प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस तरीके से आप अपना मटेरियल कंज्यूम निकाल सकते हो, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके, और अब आपको ध्यान आएगा कॉस्ट शीट में भी हमने पढ़ा था, जब परचेजेस निकालते हैं तो परचेजेस में फ्रेट इनवर्ड इंक्लूड होगा या नहीं होगा। ध्यान आया, जब कॉस्ट शीट करे थे फ्रेट इनवर्ड का पॉइंट आता था और हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में जोड़ते थे, बिकॉज मटेरियल की कॉस्ट में वो ऐड होता है। अगर आपके पास कोई अदर एक्सपेंस लगा है मटेरियल को परचेज करने से रिलेटेड, क्या वो भी ऐड होगा या नहीं होगा? वो भी इंक्लूड किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल रोड टैक्स हो, कोई कमीशन हो, कुछ भी चीज हो जो आपके पास परचेज के लिए लग रही है, लेकिन सारे के सारे क्या होने चाहिए? नॉर्मल। कोई भी एबनॉर्मल आइटम आएगा तो एबनॉर्मल फैक्ट्री और में एबनॉर्मल के लिए सिंपल सा रूल है, हमेशा कहाँ जाएगा एबनॉर्मल? कॉस्टिंग पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और आया था, कई बार क्या होता है आपके मटेरियल से रिलेटेड स्क्रैप जनरेट होता है। दो टाइप का स्क्रैप हो सकता है, दो टाइप का स्क्रैप हो सकता है, पहला जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड है और दूसरा जो फिनिश गुड से रिलेटेड है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक कंपनी है, मिठाई बनाने का काम है उसका। अब वो मिठाई जब बनाते हैं घी लेके आते हैं, ठीक है, घी जो बॉक्स में आता है, ठीक है, वो बॉक्स जिस कंटेनर में घी आता है, अब सपोज आपका जो घी आता है, सपोज वो 5000 रुपीज का बॉक्स आता है, बट अल्टीमेटली कंपनी घी कंज्यूम कर लेती है, बॉक्स खाली हो जाते हैं और वो बॉक्स होंगे कोई काम के नहीं, उसे स्क्रैप में 200 रुपए पर बॉक्स के हिसाब से बेच सकते हैं। कंपनी के लिए मटेरियल की कॉस्ट क्या हुई? 5000 में लाए, 200 रुपए वहां पे उनको रियलाइज हो गए, तो अल्टीमेटली कंपनी के लिए कॉस्ट कितनी रहेगी? 4800 रुपीज। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये जो मैंने स्क्रैप बताया ये मटेरियल से रिलेटेड था। दूसरी तरफ मान लेते हैं वो मिठाइयों के लिए घी को इस्तेमाल करते हैं, 4 या 5 बार उसी घी से मिठाइयों को बनाया जाता है, और फिर वो घी जो है उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं रहता, उसे कंपनी जो है बाद में सपोज 10 लीटर अगर निकलता है और उसे जो है कंपनी 150 रुपीज के हिसाब से सेल कर देती है, ताकि वो अदर पर्पजेज में यूज हो सके। जैसे मान लो किसी मंदिर को सेल कर दिया, वो दिए वगैरह जला सके, जो भी चीज है, अल्टीमेटली वो इस टाइप से उसे बेच देते हैं। यहाँ पे भी क्या ये स्क्रैप के टाइप से जनरेट हुआ है या नहीं कंपनी के लिए? कंपनी का मेन काम ये घी बनाने का या मिठाई बनाने का है, तो ये तो इंसिडेंटली बना है। ये जो स्क्रैप है, क्या ये रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, फिनिश गुड से रिलेटेड है? ये फिनिश गुड से रिलेटेड है, बिकॉज ये प्रोसेसिंग के बाद जनरेट हुआ है। ये वाला जो आपका स्क्रैप था, जो खाली बॉक्सेस थे, ये प्रोसेसिंग से पहले जनरेट होते हैं, और ये प्रोसेसिंग की वजह से जनरेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे तो दोनों में से कौन से को एक्सपेंस को माइनस किया जाएगा, पहले वाले को या दूसरे वाले को?
अभी सिर्फ हम रॉ मटेरियल के खर्चे देख रहे हैं, तो रॉ मटेरियल वाला ही स्क्रैप आपको यहाँ पे माइनस करना होता है। यानी कौन सा, ये जो 200 रुपए है ये आपको यहाँ पे माइनस करना होता है स्क्रैप सेल जो आपके रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। तो स्क्रैप कितने टाइप का हो सकता है, तो कौन कौन सा, एक तो रॉ मटेरियल से रिलेटेड और एक फिनिश गुड से रिलेटेड या प्रोडक्शन रिलेटेड। अगर वो आपके पास रॉ मटेरियल रिलेटेड है तो वो पहले माइनस हो जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। प्रोडक्शन वाला कहां पे माइनस होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है, जब आप डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालते हो तो उसमें से क्या माइनस किया जाता है कि आपका कोई भी अगर रॉ मटेरियल से रिलेटेड वेस्ट हो तो वो भी आप साथ में ही डिडक्ट कर देते हो। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास पहला पॉइंट डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकल आता है। इसमें किसी को डाउट, ये जो स्क्रैप वाला पॉइंट अभी बताया क्लियर है सभी को? तो पहला पॉइंट आ गया आपके पास डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास डायरेक्ट लेबर कह लो, डायरेक्ट वेजेस कह लो। अभी सारे खर्चे जो आएंगे सबसे पहले वो डायरेक्ट आते हैं। वेजेस में सिर्फ एक ही पॉइंट एडिशनल आ सकता है, वो पॉइंट हो सकता है 50,000 हमने पे कर दी और 10,000 अभी भी देनी बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। तो मुझे बताओ यहाँ पे जब मैं डायरेक्ट वेजेस का एक्सपेंस दिखाऊंगा कितना दिखाऊंगा, 50,000 या 60,000? 60,000 दिखाएंगे बिकॉज 50,000 आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, 10,000 अभी भी बाकी है, बट पीरियड का एक्सपेंस कितना है 60,000, तो यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस में कितना आ जाएगा 60,000 रुपए। इसके बाद हमारे पास आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो आपके पास मटेरियल ना हो और वेजेस ना हो उसके अलावा जो भी डायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रॉयल्टी सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट एग्जांपल रहता है, चिराग और आर्यन बातें नहीं, तो आपका जो रॉयल्टी का पेमेंट है पर यूनिट आप 2 रुपए 3 रुपए पे करते हो वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ पे कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, हमेशा आपको इन्फॉर्मेशन सीधी गिवन होती है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में होती ही नहीं है। ठीक है, जब इनमें सारे डायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ देते हो तो इनको हम एक नाम देते हैं, वो नाम क्या था, प्राइम कॉस्ट। ये आपकी क्या होती है, प्राइम कॉस्ट। अब आपने निकाली प्राइम कॉस्ट, अब प्राइम कॉस्ट के बाद यहां तक आपके जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो सारे आ गए। इसके बाद हम कौन से लेते हैं, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और सबसे पहले कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री के, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है, फैक्ट्री में लगने वाले सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीनरीज का डेप्रिसिएशन, और इसके सुपरवाइजर की सैलरी हो सकती है, इनडायरेक्टली मटेरियल कंज्यूम होना, इनडायरेक्टली लेबर लगना, जो भी सारे खर्चे वो सारे के सारे कहां पे आएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में। मतलब देखो खर्चा या तो डायरेक्ट हो सकता है, वो हमने ऊपर ही ले लिया, या फैक्ट्री में इनडायरेक्ट खर्चा हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास फैक्ट्री के डायरेक्ट खर्चे तो ये होते हैं सारे, जिसे हम क्या नाम देते हैं, प्राइम कॉस्ट, और ये फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो हमारे पास क्या फिगर निकल के आता है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब इनके अलग अलग नाम थे, जैसे आप यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड को मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कह सकते हो, वर्क ओवरहेड भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम थे, प्रोडक्शन ओवरहेड भी कह सकते हो, ये अलग अलग नाम है। फैक्ट्री ओवरहेड कह लो, चाहे आप उसे प्रोडक्शन ओवरहेड कह लो, चाहे आप उसे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कह लो, चाहे आप उसे वर्क ओवरहेड कह लो, तीनों का मतलब सेम है। ठीक है, और फैक्ट्री ओवरहेड भी, और यहाँ पे हम ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी लिख सकते हैं, और ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट, या ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या फिर ग्रॉस वर्क कॉस्ट, सारों का मतलब सेम है। ठीक है, अब जब आप ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट निकाल देते हो तो इसका मतलब क्या होता है, फैक्ट्री में हमने कितना खर्चा किया, फैक्ट्री के अंदर क्या क्या खर्चा किया है, ये फैक्ट्री में होने वाला डायरेक्ट खर्चा है, और ये फैक्ट्री में होने वाला इनडायरेक्ट खर्चा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फैक्ट्री में होने वाले दो टाइप के खर्चे हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब आप फैक्ट्री में होने वाले सभी खर्चों का जोड़ लगा लेते हो तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। बट जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो हमारा मेन इंटेंशन ये देखना होता है कि कितने रुपए का माल हमने तैयार कर दिया, पूरा बना दिया। अब होता क्या है, साल के दौरान जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो एंड भी आएगा साल का, 31 मार्च आएगी, क्या 31 मार्च को जरूरी है कि जो माल आप बना रहे थे सारा का सारा बन गया हो? वर्कर हो सकता है शाम को काम करने बैठे तो कुछ काम अधूरा हो सकता है या नहीं, अब वर्कर उसे अगले दिन आके पूरा करेंगे, लेकिन आपका साल तो खत्म हो गया, तो वो काम जो अधूरा रह गया इस साल वो क्या कहलाएगा, क्लोजिंग WIP, और अगले साल के लिए वो क्या बन जाएगा। अब अगले दिन जब वो आएंगे 1 अप्रैल को, तो मुझे एक बार बताओ, क्या वर्कर पहले उस अधूरे काम को पूरा करेंगे या कहेंगे इसे छोड़ो पहले नया आने दो? ऑब्वियस सी बात है, जो कल अधूरा छोड़ के गए थे पहले
उसे ही पूरा किया जाएगा। तो यानी कि आपके पास जो साल के शुरुआत में अधूरा काम होता है वो साल में पूरा हो गया होता है, और जो आपके पास साल के एंड में कुछ अधूरा काम भी बाकी रह सकता है। तो मुझे ये देखना है कितने रुपए का काम पूरा हो गया, तो ये कहलाता है फैक्ट्री में कितने रुपए खर्चा हुआ। अब इसमें अगर मैं ओपनिंग WIP प्लस कर दूं और क्लोजिंग WIP माइनस कर दूं तो क्या निकल आएगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ये क्या दिखाता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है। हाँ, इस साल में आपने जो काम किया है, पूरा काम जो हो गया, उसमें फैक्ट्री में क्या खर्चा किया है उनके रिलेशन में, ठीक है। इसका मतलब था फैक्ट्री ने टोटल इस साल में क्या खर्चा किया, चाहे काम पूरा हुआ हो चाहे काम अधूरा रहा हो। लेकिन जब मैं WIP, ओपनिंग WIP जो पूरा हो गया उसे ऐड कर देता हूँ, क्लोजिंग जो अधूरा रह गया उसे माइनस कर देता हूँ, तो मुझे ये पता चल जाता है कि जो काम पूरा हुआ है उसके रिलेशन में फैक्ट्री ने कितना खर्चा किया है। इसे हम कहते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोडक्शन के खर्चे फैक्ट्री के बाहर भी हो रहे होते हैं। क्या पॉसिबल है या नहीं, क्या जरूरी है कि सारे प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चे फैक्ट्री के अंदर हो रहे हो, कोई जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं जो फैक्ट्री के बाहर होते हैं, उसे मैंने एक नाम दिया था, क्या, स्पेशल आइटम। मैंने आपको पहले बताया था स्पेशल आइटम कोई इंस्टीट्यूट की वोकेबलरी नहीं है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कहा था स्पेशल आइटम। तो आप स्पेशल आइटम कहीं पे वर्ड यूज नहीं करोगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये स्पेशल आइटम का मतलब क्या है, ये वो आइटम्स हैं जो प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चे हैं लेकिन हो कहां पे रहे, फैक्ट्री के बाहर। फैक्ट्री के बाहर कहीं भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वालिटी कंट्रोल का एक्सपेंस, क्या फैक्ट्री के अंदर होगा बाहर होगा, फैक्ट्री के बाहर होगा। तो आपके पास क्वालिटी रिलेटेड एक्सपेंसेस, और क्या क्या हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस में हो रहे हैं लेकिन है किससे रिलेटेड, प्रोडक्शन। और मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो और ये कह रखा हो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, तो कौन से मानते हैं, उसे ऑफिस का मानते हैं, ना कि प्रोडक्शन रिलेटेड है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ऑफिस में बैठा है लेकिन उसका काम सारा प्रोडक्शन रिलेटेड है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सुपरवाइजर है, CCTV कैमरा लगे हुए फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, वो बैठा ऑफिस में लेकिन उसका सारा ध्यान सारा दिन निकलता है सिर्फ उस CCTV कैमरास की फुटेज देखते हुए कि क्या सारे काम सही कर रहे हैं या नहीं। तो ये काम कहां से कर रहा है, ऑफिस से। खर्चा कहां पे हो रहा है, ऑफिस में, लेकिन है किस पर्पस के लिए, फैक्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो ये यानी कि आपके पास जो भी एक्सपेंस हो रहा है इसका क्या किया जाएगा, इसे हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहेंगे, जो किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन रिलेटेड। साहिल, क्वालिटी रिलेटेड एक्सपेंस होता है क्वालिटी को जो है एनहांस करने के लिए, क्वालिटी के रिगार्डिंग आप जो भी खर्चा कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कल परसों आपको बताया था, कई बार हम आइटम परचेज करते हैं उनके ऊपर लिखा होता है ओके टेस्टेड, देखते हैं ओके टेस्टेड की स्लिप लगी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि हमने ये आइटम बनाया, बनाते वक्त तो हम क्वालिटी इंश्योर करते ही करते हैं, बाद में भी कस्टमर को डिलीवर करने से पहले हम एक बार फिर से चेक करते हैं कि कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ना रह गया हो। तो ये होता है क्वालिटी रिलेटेड एक्सपेंस की, आपने क्वालिटी चेक की है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस टाइप का जो भी खर्चा करते हो जिसमें आप क्वालिटी इंश्योर करवाते हो वो क्वालिटी रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, फैक्ट्री के बाहर होते हैं, माल बनने के बाद होते हैं। हाँ, नहीं, उसमें फिर जो बेसिक अजम्पशन होती है कि जनरल ही मानना है। वैसे तो देखो अजम्पशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्या है कि कुछ अजम्पशन ऐसी है जो इंस्टीट्यूट फॉलो करता है कुछ बिना कहे हुए, तो हम भी वही फॉलो करेंगे जो इंस्टीट्यूट मानता है। तो जब कुछ ना गिवन हो तो हम ये मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल वाले हैं, ना कि प्रोडक्शन रिलेटेड। तो हम अपोजिट मानेंगे ही नहीं, प्रोडक्शन रिलेटेड। नहीं, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। जब आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड सिंगल लिखा हुआ है, कुछ ना मेंशन है, तो वो हमेशा उसे जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड मानेगा। हाँ, ये लिखा हो सकता है प्रोडक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो फिर वो प्रोडक्शन रिलेटेड हो जाता है, प्रोडक्टिव हो गया। लेकिन उसके अलावा अगर कुछ ना गिवन हो तो फिर आपको जो है वो सीधा जनरल ओवरहेड में लेके जाना, ठीक है। ये हो गया क्वालिटी रिसर्च एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, प्रोडक्शन रिलेटेड। और क्या क्या आइटम आ सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आ सकता है, और प्राइमरी पैकेजिंग, वो भी यहीं पे आती है। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, आपकी पैकिंग कितने टाइप की होती है, दो या तीन, तीन, कौन कौन सी, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट। बता सकते हो कोई एग्जांपल के साथ क्या क्या होता है, कोलगेट सबसे सुटेबल एग्जांपल लगता है। कोलगेट का जो आपका कवर होता है, ट्यूब होती है जिसमें कोलगेट आती है, जो हैंडलिंग के लिए जरूरी है, उसके बिना आप गुड्स दे नहीं सकते। ऐसे तो नहीं कि ले पॉलिथीन ले और कोलगेट डाल के दे दी, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास जो ट्यूब की कॉस्ट होगी, कंपनी के लिए ट्यूब बनाने का जो खर्चा होगा वो क्या होगा, प्राइमरी पैकेजिंग का खर्चा, ठीक है। दूसरा,
उसके बाद उसे बॉक्स में डाला जाता है। वो बॉक्स सेकेंडरी पैकेजिंग का काम करता है, जिसका काम एडवर्टीजमेंट करने का होता है। उसके ऊपर जो है एडवर्टीजमेंट की जाती है, उसके बिना भी प्रोडक्ट बेचा जा सकता है, वो जस्ट एडवर्टीजमेंट पर्पज से होता है। और तीसरी होती है जो बड़े बड़े कार्टून है, जिसमें वो डाल के यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो 3 टाइप के खर्चे हैं। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? प्राइमरी पैकेजिंग की। तो प्राइमरी पैकेजिंग आपका स्पेशल आइटम है, फैक्ट्री के बाहर होने वाला खर्चा है, लेकिन है किससे रिलेटेड? प्रोडक्शन रिलेटेड, तो वो भी ऐड कर दिया जाएगा। और क्या आ सकता है? एक और चीज आ सकती है आपकी स्क्रैप। ये कौन सा स्क्रैप है? स्क्रैप तो ऊपर आ गया, ये है आपका प्रोडक्शन रिलेटेड। अभी मैंने आपको बताया था स्क्रैप 2 टाइप का हो सकता है, या तो रॉ मटेरियल रिलेटेड होगा या फिर फिनिश गुड। रॉ मटेरियल वाला ऊपर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालते टाइम माइनस करेंगे, और फिनिश गुड वाला नीचे माइनस करेंगे स्पेशल आइटम में आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट में से। समझ में आ गया? जब आप ये सारे स्पेशल आइटम एडजस्ट कर देते हो, तो अब आपके प्रोडक्शन के सारे खर्चे आ चुके हैं। ओवरऑल कॉस्ट शीट को ओवरऑल समझने की कोशिश करना। अब मेरे प्रोडक्शन के सारे खर्चे आ चुके, तो मैं इसे क्या नाम देता हूं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो आपने माल बनाया उसका टोटल खर्चा क्या आया। अब मैं एक बार फिर से लेके आता हूं कॉस्ट शीट के ऊपर। अब आप ओवरव्यू समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्ट्री के अंदर लगने वाले खर्चे। 2 टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फैक्ट्री में लगने वाले सारे डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनको क्या नाम दिया? प्राइम कॉस्ट। तो सबसे पहले मैंने फैक्ट्री के अंदर होने वाले खर्चे देखे हैं। एक हो गया प्राइम कॉस्ट, डायरेक्टली लगने वाले खर्चे, और दूसरा हो गया फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्टली लगने वाले खर्चे। जब दोनों टाइप के खर्चों को देख लेते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट डिनोट करता है कितने रुपए का खर्चा आपने किया है। इसमें कुछ काम पूरा भी हुआ है, कुछ काम अधूरा भी रहा है, लेकिन मेरा पर्पज है कॉस्ट शीट बना के ये देखना कितने रुपए का माल पूरा बना के आपने उसे बेच दिया। तो मैं कहूंगा इसमें ओपनिंग WIP क्या कर दो? ऐड कर दो, और क्लोजिंग WIP माइनस कर दो। ओपनिंग WIP ऐड करने का मतलब ये था कि हमने वो पूरा कर दिया था, और क्लोजिंग वो अधूरा रह गया। तो अल्टीमेटली जब दोनों चीजों को एडजस्ट करते हो तो क्या निकल के आता है? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब आपने फैक्ट्री में कितने रुपए का माल तैयार किया है। लेकिन प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा सिर्फ फैक्ट्री में ही नहीं होता, वो फैक्ट्री के बाहर भी होता है। तो वो भी जब आप एडजस्ट कर देते हो तो आपके पास क्या निकल आती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आपने फैक्ट्री के बाहर वाले भी खर्चे देख लिए और फैक्ट्री के अंदर वाले भी प्रोडक्शन के सारे खर्चे देख लिए, तो आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन एक बार बताओ, क्या जो बनता है सारा बिक जाता है? जो आप बनाते हो जरूरी नहीं कि सारा का सारा वो बिक भी जाए। तो मुझे क्या देखना है? कॉस्ट शीट बना के हम ये देखना चाहते हैं कितने रुपए का माल बिक भी गया, उसकी कॉस्ट क्या थी, उसकी सेलिंग वैल्यू क्या थी, ताकि हमारा प्रॉफिट भी निकल सके। तो अब मेरे पास ये इतने रुपए का माल बना है, एक्चुअल में सारा बिकता तो नहीं, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? कितने का माल बिका है। तो वो कैसे निकलेगा? अगर मैं इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कर दूं और क्लोजिंग माइनस कर दूं, तो क्या निकल आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कितने रुपए की लागत वाला माल हमने बेच दिया। ठीक है, ये था कितने रुपए का माल बनाया, और ये क्या शो करता है? कितने रुपए का माल हमने बेच दिया। अब हमारे पास कुछ खर्चे जो बच गए, लास्ट बचे कुछ, वो सारे खर्चे भी हम चार्ज कर देते हैं टोटल एक्सपेंस देखने के लिए। कौन कौन से होते हैं वो? आपके एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड, ऊपर भी आया था एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वो प्रोडक्शन रिलेटेड थे, ये जनरल है। ऑफिस रिलेटेड है, जनरल है। जैसे यहाँ पे कौन कौन से खर्चे आएंगे? कंपनी के डायरेक्टर की सैलरी, क्या यहीं पे आएगी या नहीं? ऑफिस की बिल्डिंग जो है उसका डेप्रिसिएशन या रेंट, ठीक है। आपके ऑफिस में यूज होने वाले इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स वगैरह, उनका डेप्रिसिएशन, ठीक है। जो भी आपके ऑफिस में खर्चे लग रहे हैं, ऑफिस स्टाफ के खर्चे हैं, वो सारे के सारे इसमें आएंगे। ये जनरल ओवरहेड होते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो तो क्या आप उसे प्रोडक्शन रिलेटेड मानोगे या जनरल मानोगे? हम जनरल मानेंगे अगर कुछ ना गिवन हो तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। उसके बाद फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो 2 अलग अलग फंक्शन होते हैं, सेलिंग मतलब माल बेचना और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसे पहुंचाना, ठीक है। बट हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो हम इसे एक ही कैटेगरी में पढ़ते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें खर्चे कौन से आते हैं? जैसे एजेंट का कमीशन, आपकी सेल्स फोर्स की जो है सैलरी, आपका जो है शोरूम है उसका रेंट या उसका डेप्रिसिएशन, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, सेकेंडरी पैकेजिंग भी इसी में आएगा, और आपकी ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग भी इसी में आएगी। बिकॉज सेकेंडरी पैकेजिंग का काम क्या होता है? एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट भी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, और आपका जो ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग का काम है उसका होता है गुड्स को यहाँ से वहां मूव करना बिकने के बाद, तो वो आपके पास यहीं पे आएगा। तो जब दोनों खर्चे आप डाल देते हो तो क्या निकल के आता है वो भी बताऊंगा, 1 मिनट रुको एक बार। ये आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ सेल। अब कॉस्ट ऑफ सेल में क्या दिखाता है? कॉस्ट ऑफ सेल की आपका टोटल खर्चा कितना लगा, माल से रिलेटेड भी और अदरवाइज भी। जब आप इसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है? आपका
सेल्स का भी, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट इंटरेस्ट का भी डाला जा सकता है, हालांकि इंस्टीट्यूट इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करता है कॉस्ट अकाउंटिंग से, जबकि आप आशीष कालरा में कॉस्ट के क्वेश्चन देखोगे कॉस्ट शीट के, तो उसने इंटरेस्ट को यहाँ पे शामिल कर रखा है, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट को शामिल भी कर सकते हो, नीचे नोट डाल सकते हो कि अल्टरनेटिवली इसे छोड़ा भी जा सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली फिर आपके पास ये आपका ओवरऑल कॉस्ट शीट तैयार हो जाएगा। क्या? हाँ, बेड डेट्स जो है वो आपके पास दोनों पॉइंट है, सेम ऐसे इंटरेस्ट के लिए भी दोनों पॉइंट है, मतलब बेड डेट्स होते हैं, जैसे आपने सेल किया और वो बेड डेट्स हो जाएं, तो बेड डेट्स कुछ लोग कहते हैं कि इंक्लूड होने चाहिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में, और कुछ का मानना नहीं, ये फाइनेंस रिलेटेड आपका आइटम है तो इसे एक्सक्लूड किया जाना चाहिए। जो भी ट्रीटमेंट करो नीचे लिख जरूर देना कि हमने ये ट्रीटमेंट किया है, अल्टरनेटिव भी पॉसिबल था। सेम ऐसे इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का मतलब है साहिल आपने कोई लोन लिया हो और उस पर ब्याज हो, तो वो ब्याज वैसे आपके पास एक्सक्लूड भी कर सकते हो, और चाहो तो यहाँ पे एक थर्ड आइटम के तौर पे इंक्लूड भी कर सकते हो। क्या कहते हैं रविंदर? यही दो थे, एक इंटरेस्ट और एक आपका बेड डेट्स। हाँ, बाकी आप जो है एक्सक्लूड कर सकते हो, इंस्टीट्यूट वाला जो है उसके हिसाब से बताया था, क्योंकि आशीष कालरा में भी एक्सक्लूड ही कर रखा है, बाकी अजम्पशन दोनों ही चलती है बेड डेट्स की, ठीक है। बाकी आपके पास आप चाहो तो एक्सक्लूड भी कर सकते हो और नोट लिख के चाहो तो इंक्लूड भी कर सकते हो, बट जो आशीष कालरा ने भी एक्सक्लूड कर रखा है और इंस्टीट्यूट ने भी एक्सक्लूड कर रखा है, ये दो पॉइंट ऐसे होते हैं इंटरेस्ट और बेड डेट जिनके ऊपर दोनों पॉइंट रहता है कि हाँ इंक्लूड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो, वो तो एक्सक्लूड ही होगा हमेशा। वो तो हाँ, डोनेशन हो, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वगैरह हो, ये तो हमेशा ही एक्सक्लूड रहेंगे, ठीक है। ये भी ऊपर मैं डिस्कस कर दूंगा फिर से, पहले बार कॉस्ट शीट देख लो। कॉस्ट शीट ओवरऑल सभी को समझ में आ गई? अब मैं आपसे दो पॉइंट पूछता हूं, आपको बताना है वो कहां पे जाएगा, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड यानी कि माल खरीदा है तो वो कहां पे चला जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड का पार्ट बनेगा, और कैरेज आउटवर्ड मतलब माल बेचा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट शीट समझ में आ गई सभी को? जिन्होंने नहीं की थी क्या उन्हें फॉर्मेट समझ में आ गया कैसे करता है काम? ठीक है। इसी से हमारा जो है चैप्टर बनता है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कॉस्ट बुक कीपिंग का। एक फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ मुझे पता है, तुम तो एक हो गए, कोई बात नहीं, आधा घंटा लगाओ चाहे। कौन सुनाएगा बताओ? मैं तो नहीं सुना रहा, मुझे ध्यान ही नहीं है। कल नहीं कहा मैंने, मैंने कहा था बाद में देखेंगे। मैंने तो बहुत कुछ सुना सिखाया है, बट आपने सीखा तो नहीं। बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो। अभी मुझे कोई ध्यान नहीं है, कोई सुनाना चाहे तो सुना सकता है। क्या कह रहे, सुनेगी भी नहीं? इसका प्रिंट आज मिल जाएगा आपको, मेरे को ध्यान नहीं रहा प्रिंट करवाना। हाँ कल मिल जाएगा, आज भी मिल सकता है, ऐसे 11 पेज है नहीं इसमें, वैसे लगभग सब कुछ ब्लैंक ही है, मेन जो पार्ट है उसका। देखो अब यहाँ पे ये जो हमने कॉस्ट शीट बनाई है, क्या ये लेजर की फॉर्म में है या स्टेटमेंट की फॉर्म में है? स्टेटमेंट है, यहाँ पे कोई हमने जर्नल एंट्रीज पास नहीं की है, ठीक है। बट जब कॉस्ट अकाउंटिंग की जाएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब कॉस्ट के रिकॉर्ड मेंटेन करना, तो वहां पे अरे कोई बात नहीं, वैसे ही बंद कर। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको जर्नल की फॉर्म में इसको जो है रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ना कि आप इस टाइप से स्टेटमेंट बना सकते हो। तो आपको अब ये समझना है कि जो आपने जितने भी स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाया है, इसी को अब हमें किस फॉर्म में बनाना है, लेजर की फॉर्म में, यानी कि इसी चीज के लिए हमें अकाउंट्स ओपन करने और लेजर्स के थ्रू एंट्री करनी है, ठीक है। यानी कि जो सारा कुछ है स्टेटमेंट की फॉर्म में, इसी को अब हम किस फॉर्म में बना देंगे, लेजर्स की फॉर्म में। क्या आंसर बदल जाएंगे? यहाँ पे जो प्रॉफिट 2 लाख आ रहा था, लेजर्स से निकालूंगा तो क्या वो 2.5 हो जाएगा? रिजल्ट तो सेम रहेगा। तो आपके लिए वेरिफिकेशन का सबसे सिंपल तरीका यही होता है कि आप वेरीफाई करना चाहो कि आंसर सही आ रहा है नहीं, तो आप क्या करोगे, अलग से कॉस्ट शीट बना के देख सकते हो, हालांकि उसकी जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है।
बिकॉज बहुत ही सिंपल है, गिनी चुनी एंट्रीज होती है, पोस्ट करते ही आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है, बस लेजर मल्टीपल बनाने होते हैं, ठीक है। बस बस अब यहाँ पे देखो, हमें करनी है कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग करने के दो तरीके हो सकते हैं, आपके पास कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है इंटीग्रेटेड और दूसरा होता है नॉन इंटीग्रेटेड। इनमें फर्क क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ, कॉस्ट शीट में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई पूछना हो कुछ, कर दो क्लियर चाहे। जो आपकी कॉस्ट बुक कीपिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, वो आप दो टाइप से कर सकते हो। एक होता है आपके पास इंटीग्रेटेड सिस्टम और एक होता है आपके पास नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब इकट्ठा या जुड़ा हुआ, ठीक है। अब आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब जो हम नॉर्मल अकाउंटिंग पढ़ते हैं +1 +2 से, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, नॉर्मल जो आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड अकाउंटिंग जो है, और दूसरी तरफ आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है। ये दोनों आपके पास अकाउंटिंग है। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो दोनों के लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे, दो अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट रखे, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग की जा रही है और आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग की जा रही है। और दूसरी तरफ कंपनी के पास ऑप्शन है एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की जाए, जो बुक्स ऑफ अकाउंट आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली है उसी में एडिशनल लेजर ओपन करके आप कॉस्ट अकाउंटिंग भी कर रहे हो। तो दो सिस्टम है, या तो दो सेपरेट बुक्स रखो या एक सिंगल बुक रखो। अब आप कुछ सोच के बता सकते हो इंटीग्रेटेड वाला कौन सा तरीका है, जहां पे आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की सिंगल बुक मेंटेन की है, यानी कि दोनों की अकाउंटिंग एक ही बुक के थ्रू हो रही है। हाँ, एक बार लिख लो चाहे बना लो, क्योंकि जो मेन पार्ट है इसमें एंट्रीज वाला वो वैसे भी ब्लैंक ही है, ये थोड़ा बहुत लिख लो, बारे नोट्स में लिख लेना, ज्यादा नोटिंग है नहीं, जनरल एंट्री वैसे भी आपको नोट करनी थी। ये अलग चैप्टर है साहिल वैसे तो, बट कॉस्ट शीट का थोड़ा सा बेसिक यूज होगा जो मैंने अभी आपको फॉर्मेट बताया। इंटीग्रेटेड में आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों के लिए एक सिंगल सेट ऑफ बुक्स मेंटेन किया जाता है, जबकि नॉन इंटीग्रेटेड में आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग और कॉस्ट अकाउंटिंग अलग, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। इस केस में आप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करते हो। इंटीग्रेटेड में सिंगल सेट मेंटेन किया जाता है और नॉन इंटीग्रेटेड में सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन किए जाते हैं। आपके चैप्टर में नॉन इंटीग्रेटेड जो है मेजर पोर्शन है, 90% चैप्टर जो है आपका नॉन इंटीग्रेटेड वाला ही है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट भी वहीं से बनते हैं, क्वेश्चंस भी वहीं से बनते हैं, इंटीग्रेटेड तो बहुत रेयरली पूछा जाता है। तो आपके पास दो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की जाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग व्यक्ति कर रहे होंगे, अलग बुक्स में कर रहे होंगे, और कॉस्ट अकाउंटिंग अलग से हो रही होगी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, नोट कर लिया सभी ने, एक बार कर लो, पहले नोट कर लो। कर लिया सभी ने। अब मुझे एक बार बताओ, जब आप सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट रखोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग की अलग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अलग, तो क्या दो प्रॉफिट एंड लॉस बनेंगे या नहीं? एक आपका फाइनेंशियल बुक से बनेगा और एक आपका कॉस्ट अकाउंटिंग से बनेगा। तो यहां पे आपके पास टू सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस बनेंगे, और यहां पे क्या होगा, एक सिंगल ही बनेगा, वन प्रॉफिट एंड लॉस। जब आप नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो तो दो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स हैं, तो हेंस आपके पास P&L भी दो बनेंगे अलग अलग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अलग और कॉस्ट अकाउंटिंग का अलग, ठीक है। क्या दोनों सेट से, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट अकाउंटिंग से सेम चीज की अकाउंटिंग की जा रही है, लेकिन क्या रिजल्ट दोनों से सेम आएंगे या रिजल्ट अलग अलग आ सकते हैं? रीजन बता सकते हो? यहाँ पे आपके पास जो दो बुक्स ऑफ अकाउंट है, एक आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का है और दूसरा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें आपके पास दो टाइप से बन गया, यहां से दोनों से सेम रिजल्ट आए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो प्रॉफिट में डिफर, दोनों से आपका प्रॉफिट अलग अलग आ सकता है।
क्यों, लेकिन ऐसा होता क्यों है, क्या रीजंस हैं? बिकॉज सर्टेन आइटम्स, लिख लो ये कोई बात नहीं, आर ओनली इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, certain items are only included in cost accounting, and certain items are treated differently in financial accounting and cost accounting. कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आते हैं, कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में आते हैं, और कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो दोनों में आते हैं लेकिन उनका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। एक बार इतना लिख लो, फिर एक एक करके तीनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कौन कौन से वो आइटम है। कर लिया नोट सभी ने? अब देखो, मैंने आपको बताया कि आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग करने के दो तरीके, या तो उन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट में कर लो जो ऑलरेडी मेंटेन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, या सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर लो। अगर आप सिंगल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो एक ही प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, लेकिन अगर आपने दो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर लिए तो दो प्रॉफिट एंड लॉस बनेंगे। तो हेंस आपके पास दोनों से प्रॉफिट अलग आ सकता है, और 99% केसेस में अलग आता ही है। उसके रीजन क्या है? उसका सबसे पहला रीजन है कि कुछ आइटम ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आते हैं। जैसे आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किए, सपोज किसी को लोन दिया है, किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो इंटरेस्ट रिसीव करोगे, डिविडेंड रिसीव करोगे, ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंक्लूड किए जाते हैं, ये इनकम कॉस्ट अकाउंटिंग में एंटर ही नहीं की जाती। तो जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से पीएनएल बनाओगे, क्रेडिट करोगे, लेकिन फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग में किया नहीं जाएगा, क्या रिजल्ट बदल जाएगा या नहीं? समझ में आ रहा है पॉइंट? तो आपके पास ऐसे बहुत सारे आइटम होते हैं, जैसे आपके पास एक एग्जांपल मैंने दे दिया, इंटरेस्ट रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव करना, या इसके अलावा कोई ग्रांट वगैरह मिली है गवर्नमेंट से, वो भी आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आती, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती है। गुडविल को राइट ऑफ करना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सारी चीजें क्या है? ये ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती है। हालांकि मटेरियल से रिलेटेड अगर लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट है ना, तो वो आपके पास जो है आपके उसमें भी आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में एबनॉर्मल आइटम में कई बार डाल दिया जाता है, ठीक है। बट जनरली ये सारे कहाँ पे कवर किए जाते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। जैसे आपकी फिक्स एसेट जल गई और फिक्स एसेट में आग लगने के कारण नुकसान हुआ है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में कभी नहीं आता, ठीक है। तो ये कुछ आइटम ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसमें इंक्लूड किए जाते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। क्या ये लिखने हैं? एबनॉर्मल लॉस कॉस्टिंग से रिलेटेड जो भी होगा वो कॉस्टिंग फील्ड में जाएगा, लेकिन जो फिक्स एसेट से रिलेटेड है वो आपके पास जो है वो कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये हो गए वो आइटम जो सिर्फ कहां पे आते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ऐसे ही कुछ आइटम ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जो प्रोप्राइटर है उसने कैपिटल लगा रखी है, उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट एक्चुअल में तो किसी को पे नहीं करना होता, जस्ट नॉमिनल एक्सपेंस होता है, या आप कह सकते हो एक टाइप से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। क्या अकाउंटिंग करते वक्त +1 2 में आपने अकाउंटिंग की है, फाउंडेशन में अकाउंटिंग है, क्या कभी भी आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को काउंट किया है? कभी नहीं करते। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा कहां पे इंक्लूड की जाती है? लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो आपके प्रोप्राइटर ने जो पैसा लगा रखा है उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट, उस प्रोप्राइटर की सैलरी, उस प्रोप्राइटर ने अपनी बिल्डिंग बिजनेस के लिए इस्तेमाल करके उसका रेंट, यानी जितने भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में शामिल होती है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शामिल नहीं होती। अगेन रिजल्ट बदल जाएगा, यानी एक्स्ट्रा खर्चे डाल रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जिन्हें शामिल नहीं किया जाता। और सिमिलर वे में कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनका ट्रीटमेंट अलग अलग किया जा सकता है। वो आइटम कौन से होते हैं? जैसे अभी हमने पढ़ा है चैप्टर मटेरियल कॉस्टिंग, स्टॉक वैल्यूएशन के अलग अलग मेथड थे, फीफो, लीफो, ईफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, अलग अलग तरीके दे रखे हैं, आप कोई भी लगा सकते हो कॉस्ट अकाउंटिंग करते वक्त। लेकिन मुझे एक बात बताओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी क्या मैं अपनी मर्जी से सब कुछ लिखवा सकता हूँ, करवा सकता हूँ? नहीं कर सकता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेरे पास सिर्फ कौन से तरीके हैं? या तो फीफो या फिर
वेटेड एवरेज। तो मुझे एक बार बताओ, अगेन क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अलग अलग आएगी या नहीं? तो क्लोजिंग स्टॉक अगर अलग अलग आया, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले 1 लाख बता रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले 70,000 बता रहे हैं, तो क्या प्रॉफिट अगेन बदल जाएगा या नहीं? तो यानी कि आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक बदलने की वजह से भी आपके पास क्या हो जाता है, प्रॉफिट में बदलाव आ जाता है। तो ये वो आइटम है जो डिफरेंटली ट्रीट किए जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो ये अलग अलग बहुत सारे आइटम है जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो सकता है, दोनों तरीके से डिफर कर सकता है। अब सपोज मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने कॉस्टिंग पेनल भी देखा है और फाइनेंशियल पेनल भी देखा है, दोनों से रिजल्ट अलग अलग दिखेंगे। क्या हमें दोनों को आपस में एक रिकंसाइल करके भी मैनेजमेंट को दिखाना चाहिए या नहीं? तो वहां पे हमारे पास जो प्रॉफिट डिफर करता है, तो उसके सॉल्यूशन में हम रिकंसाइल करने के लिए क्या बनाते हैं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ताकि बताया जा सके कि आपका जो डिफरेंस का रीजन है वो क्या है। ठीक है, तो वो आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनानी होती है। यही आपके चैप्टर के 2 पार्ट हैं। पहली चीज हमें ये समझनी है कि बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझनी है, कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो पहला पॉइंट हमें ये समझना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे की जाए। ठीक है, और दूसरी चीज हमें ये समझनी है कि अगर आपके पास 2 सेट है तो प्रॉफिट में डिफरेंस आ सकता है, तो रिकंसिलिएशन कैसे बनाई जाए। 2 चीजें हैं जो हमें समझनी है। ठीक है, तो ये ओवरऑल चैप्टर में हमें करना है। क्या इसमें किसी को डाउट? तो ये आपके पास ओवरऑल कॉन्सेप्ट था कि कैसे आप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकते हो, प्रॉफिट बदल सकता है और उस प्रॉफिट बदलने की रीजन क्या है। ठीक है, क्लियर है? कहानी में कह रहा हूं, मुझे कोई ध्यान नहीं है, कोई और सुनाना चाहे सुना सकते हैं। क्या पुरानी का क्या फायदा है, ध्यान लगाऊं? कोई बात नहीं, सबने सुनी हुई है। हाँ, याद सब कुछ है इनको, कहानी पढ़ाई के अलावा इनको सब कुछ याद रहता है। क्या कर दूं? क्या कह रहे थे? मोंक की? समझ गया, मोंक की समझ गया। कोई कुछ सुनाना चाहेगा? मैं तो फिर यही सुना रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, फिर आपका ब्रेक ही हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट के बाद ब्रेक ही हो जाएगा, 10 मिनट और कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे ये आपका प्रोडक्शन का फ्लो है। अब जो कॉस्ट शीट की थी हमने, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, सारे यहाँ पे ध्यान दो। आपका प्रोडक्शन का फ्लो, सबसे पहले आप सप्लायर से मटेरियल परचेज करके लाते हो। ठीक है, अब मैं साथ साथ एंट्रीज करवा रहा हूँ, आपको वो नोट करनी है, जितना होगा उतना ही ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बच जाओगे, बच जाओगे का क्या मतलब है, पढ़ाई नहीं करनी क्या? क्या करवाया बताना? हाँ, तो आपको नोटिंग करनी है, कुछ क्वेश्चन थोड़ी करवा रहा हूँ, रिवाइज मैं ही करवा दूंगा कल, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, टेस्ट की रिवीजन कर लेना, काम कर लो थोड़ा सा, मैंने आपको पहले बताया, थोड़ा सा खींचे करोगे तो ही फायदा है। ठीक है, तो सबसे पहले, हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी एंट्रीज होती है साहिल, वो एंट्रीज ही समझनी है हमें। हम पहले बात करें नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम की। ठीक है, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम मतलब, नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होगा, सेपरेट होंगे, कॉस्ट की अकाउंटिंग अलग है और आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग है। पहले एक क्वेश्चन का आंसर करना, जब मटेरियल परचेज करते हैं, कैश में परचेज करते हो, क्या एंट्री होती है? मटेरियल परचेज किया है कैश में, क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, सेल करते हो कैश में, क्या एंट्री होगी? कैश टू सेल्स। डेप्रिसिएशन लगाते हैं फिक्स्ड एसेट पे, क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। डेटर से कैश रिसीव होता है, कैश टू डेटर्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। आप वेजेस पे करते हो, क्या एंट्री होती है? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब मान लो मैंने ये एंट्री ले ली, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, मान लो 5,000 की वेजेस पे की गई है। अब वेजेस एक एक्सपेंस है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले भी रिकॉर्ड करेंगे, और क्या कॉस्ट अकाउंटिंग वालों को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा या नहीं? दोनों करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले तो अपनी बुक्स में एंट्री कर देंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 5,000। कॉस्ट अकाउंटिंग वाले क्या करेंगे, वेजेस को तो वो डेबिट कर देंगे, लेकिन दिक्कत क्या है, क्रेडिट किसे किया जाए? अब यहां पे मैं कैश को क्रेडिट नहीं कर सकता, रीजन, क्योंकि कैश का लेजर कौन मेंटेन कर रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली बात है, 2 बुक्स ऑफ अकाउंट अगर बन रहे हैं तो कैश जो मेन है वो किसके पास मिलेगा? सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों के पास। तो उसका लेजर कौन मेंटेन कर रहा होगा?
फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले, ऐसे आपके डेटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, उन सबके लेजर हमेशा जब सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट होगी तो कौन मेंटेन करेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग वाले, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले? फाइनेंशियल वाले। ये कर नहीं सकते बिकॉज इनका बैलेंस कभी मैच नहीं हो पाएगा, तो फालतू में फायदा नहीं है, ये बैलेंस ये लेजर्स ये मेंटेन करते ही नहीं है। कौन कौन से? जैसे आपके पास डेटर का बैलेंस हो गया, कैश का लेजर हो गया, क्रेडिटर का, फिक्स्ड एसेट्स, शेयर कैपिटल, इन सबके लेजर कॉस्ट अकाउंटिंग वाले मेंटेन नहीं करते। तो अब जितनी भी एंट्रीज मैंने आपसे कही जहां पे डेटर, क्रेडिटर, फिक्स्ड एसेट्स, कैश, शेयर कैपिटल आ रहे थे, वो तो इनके पास है ही नहीं, तो इनकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे पूरी होगी? डेबिट साइड तो आ गई, क्रेडिट साइड क्या आएगी? ये सेल करेंगे, सेल में तो सेल लिख देंगे, लेकिन फिर कैश की जगह पे क्या यूज करें? डेटर से कैश आ गया, तो अगेन यहाँ पे तो दोनों ही साइड नहीं इनके पास, ना डेटर ना कैश। क्रेडिटर से गुड्स परचेज कर लिए उधार, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, इनके पास क्रेडिटर भी नहीं है, तो ये अपनी अकाउंटिंग पूरी कैसे करें? सस्पेंस। ये इन सभी लेजर्स के नाम का एक लेजर यूज करते हैं, सभी लेजर्स का एक लेजर, इन सभी लेजर्स के रिप्रेजेंटेटिव में एक लेजर यूज किया जाता है जिसका नाम होता है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, या इसे हम जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं। नाम बहुत बड़े बड़े, इसमें ये सबसे बड़ी दिक्कत, जितने भी अकाउंट बनाओगे ना सबके नाम बहुत बड़े बड़े आते हैं। ये दो नाम यूज किए जाते हैं, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं एंट्री बताना क्या करूंगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, वो आपकी मर्जी, आप कोई भी यूज कर सकते हो। मटेरियल परचेज किया है आपने उधार, क्या एंट्री की जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। आपने सेल्स किए कैश में, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी सेल्स, ठीक है। क्या? एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होता क्या है? मेरे पास जब मैं सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता हूं, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग और आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग, तो आपको बहुत सारे ऐसे लेजर मिलेंगे जो कॉस्ट अकाउंटिंग में है ही नहीं, जैसे कैश का, डेटर का, क्रेडिटर का, फिक्स्ड एसेट का। तो उन सबके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आपके लिए चैप्टर बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, अपने माइंड में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एंट्री बना के देख लो, वो सारी एंट्री कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको होगा क्या, एक पार्ट तो मिल जाएगा, सेकंड पार्ट नहीं समझ आएगा किसमें डालें, तो कहां पे चला जाएगा वो, ठीक है। तो सारी की सारी एंट्री इसी टाइप से आपकी बनती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल वाला सभी को क्लियर है? क्या समझ में नहीं आया मुझे आपका क्वेश्चन, क्या कहना चाहते हो आप? चलो कोई बात नहीं, बाद में बता देना। हाँ, कैश की जगह कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज होगा। अब वेजेस अकाउंट दोनों में होगा, क्योंकि ऐसे तो दोनों में पीएनएल भी बनेगा, इनकम भी सारी डाली जाएंगे, एक्सपेंस भी सारे डाले जाएंगे, ऐसे तो बनेगा ही। हाँ, ये जो अकाउंट है ना, जो स्पेसिफिकली एक ही जगह बैलेंसेस मेंटेन करने होते हैं, वो सारे आपके सिंगल सिंगल बनेंगे, वो डबल मेंटेन नहीं कर सकते। आप खुद सोचो, कैश का अकाउंटिंग कॉस्ट वाले ने भी रख ली और कैश का अकाउंट फाइनेंशियल वाले भी रख रहे हैं, जो सब कैश आ रहा है जा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस सबका रिकॉर्ड होगा किसके पास? सारा फाइनेंशियल वालों के पास। कॉस्ट वालों के पास तो होगा ही नहीं, उनके पास तो आधा अधूरा आएगा, या तो कोई डेटर क्रेडिटर से रिलेटेड आ गया या फिर कोई एक्सपेंस से रिलेटेड आ गया। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कैश है, कैपिटल इशू की है, क्या वो कॉस्ट अकाउंटिंग के पास होगी? नहीं, तो उनके पास तो कैश बैलेंस गलत निकलेगा, तो इससे बढ़िया वो बनाएंगे नहीं उस अकाउंट, बना के भी क्या करेंगे, ठीक है। तो वो इन सभी अकाउंट्स की जगह एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज करते हैं, कौन सा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्या ये कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट मुझे इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में भी करना पड़ेगा मेंटेन, या नहीं करना पड़ेगा? क्या मुझे इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग के केस में भी ये मेंटेन करना होता है या सिर्फ नॉन इंटीग्रेटेड में होता है? ये सिर्फ और सिर्फ नॉन इंटीग्रेटेड में होता है। रीजन, वहां तो आप सिंगल बुक मेंटेन कर रहे हो, तो कैश, डेटर, क्रेडिटर सब कुछ है आपके पास। ये दिक्कत कब आती है, जब आप सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो। तो जब आपके पास दो सेट ऑफ बुक्स होते हैं, तब आपको ये एक अलग लेजर बनाना पड़ता है, जिसको आप कॉस्ट लेजर कंट्रोल भी कह सकते हो या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हो, ठीक है। अब एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने मटेरियल परचेज किया, अब आपको एक बार फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली एंट्री बतानी है, अकॉर्डिंगली अपने आप हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग वाली बन जाएगी। आपको इसकी नोटिंग कैसे करनी है, जैसे यहाँ पे नंबरिंग दे देना हर चीज के लिए, ताकि आपको ध्यान रह जाए कि किस चीज की एंट्री क्या है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है मटेरियल परचेज करने का। मटेरियल परचेज करने की क्या एंट्री होती है बताना?
अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली बतानी है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर, यही होती है। सेम एंट्री जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग में करोगे तो क्या की जाएगी? अब यहाँ पे परचेज वर्ड की जगह हम स्टोर्स यूज करते हैं, स्टोर ही होगा, ठीक है, जो स्टॉक का अकाउंट है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, कॉस्ट में होगा क्या, नाम सारे लंबे बनाए जाते हैं, हर बार एक सेपरेट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। देखो वेजेस अकाउंट कॉस्ट में बनेगा, वेजेस अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनेगा। तो डीमार्केशन करने के लिए कि ये कौन सा किसका है, हम कॉस्ट में जितने भी लेजर बनाते हैं उनके पीछे लेजर कंट्रोल अकाउंट वर्ड यूज कर लेते हैं। जैसे परचेज की जगह स्टोर का बनेगा तो मैं नाम दूंगा स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, यानी कि मैंने बीच में दो वर्ड और ऐड कर दिए, कौन से, लेजर कंट्रोल। हर वर्ड के पीछे लेजर कंट्रोल लगाया जाएगा, जैसे कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ठीक है, तो ये लेजर कंट्रोल वर्ड हम यूज कर लेते हैं साथ में, ठीक है। तो ये बनेगा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। क्या अब हमारे पास कैश का या क्रेडिटर का अकाउंट है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। आप कोई भी एक नाम याद रख लो, कॉस्ट लेजर भी कर सकते हो, जनरल भी कर सकते हो, मैं जो यूज करूंगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल यूज करूंगा, ठीक है। समझ में आ गई पहली एंट्री, क्लियर है पहली एंट्री सभी को? ये आपकी पहली एंट्री है, परचेज की करने की एंट्री। दूसरी, आपके वर्कर्स होंगे, आप इन्हें वेजेस पे करोगे, आप अपने वर्कर को वेजेस पे करोगे। वर्कर को वेजेस पे करने की कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या एंट्री होगी बताना, सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कॉस्ट अकाउंटिंग में वेजेस का अकाउंट ओपन किया जाएगा, नाम क्या कर दिया जाएगा, वेजेस लेजर कंट्रोल, वही डीमार्केशन करने के लिए लेजर कंट्रोल वर्ड लगा दिया टू। क्या आपके पास कैश का अकाउंट है, तो आप क्या यूज करोगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। आगे समझ में? इसके बाद ये आपने वेजेस पे की, इसके बाद आपने एक्सपेंसेस पे किए, तीसरी एंट्री एक्सपेंसेस पेड। एक्सपेंसेस पेड, यहां पे एंट्री क्या होती है, मान लो डायरेक्ट एक्सपेंस है तो डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या यूज किया जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। हाँ वही करना है साइल से, जिन पे जो अकाउंट आपके पास नहीं है उनके जहां हमें ये अकाउंट यूज करना होता है। तीनों एंट्री क्लियर है सभी को? पहला पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ये बेसिक एंट्री है सबसे पहले जो हमें करनी होती है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बस आज के लिए इतना ही, आगे वाला पोर्शन कल करेंगे, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट का टेस्ट होगा पहले, ठीक है, हाँ, उसके बाद फिर हम ये वाला जो चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा बुक सभी के पास है अब, किसके पास नहीं है कॉस्ट की? पुराने बच्चों से मैं पूछ लूंगा, मेरे को ध्यान नहीं रहता पूछना है, तो आप मेरे को शाम को मैसेज डाल देना, मैं पूछ लूंगा, फिर आप फोन कर देना। क्या नहीं, क्लास होने वाली ओवर हो चुकी, अभी आपका ब्रेक है आधे घंटे का, और 12 से 1 एसएम का लेक्चर है।